हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रेजोनेंट स्टडीज। मेरा नाम है कुशागर, आप सभी का टीचर और दोस्त। आज का टॉपिक है बायोग्राफी ऑफ ललितादित्य मुक्तपीड़। ललितादित्य मुक्तपीड़ कौन थे, इसका जवाब आपको इस रेड मैप से मिल जाएगा। इधर टर्की है, इधर आपका वेस्ट बंगाल और असम, ऊपर तिब्बत, नीचे सेंट्रल इंडिया। ललितादित्य हैं करकोटा डायनेस्टी के रूलर, जिन्होंने रूल किया था कश्मीर को 724 से लेकर 760 एडी तक। और इंडिया में सबसे बड़ा एम्पायर होने के कारण वेस्टर्न्स ने इनको नाम दिया था अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया, यानी भारत का सिकंदर। ललितादित्य मुक्तपीड़, जानेंगे इनकी पूरी बायोग्राफी के बारे में। दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा स्टोरी के कोर की तरफ आते हैं। ललितादित्य मुक्तपीड़ के बारे में बात कर रहे हैं। ललितादित्य मुक्तपीड़ थे फिफ्थ रूलर। कहां के रूलर थे? किस डायनेस्टी के? करकोटा डायनेस्टी के फिफ्थ रूलर थे। और तीसरे बेटे थे किंग प्रतापादित्य के। इनके ग्रेट ग्रैंडफादर वो भी कश्मीर के किंग थे और उनका नाम था दुर्लभ वर्धन, हु वाज अ कायस्थ रूलर ऑफ कश्मीर। यहां पर देखने वाली बात यह है, मोस्टली यहां पर इंडियन हिस्ट्री में क्षत्रियस का रूल मिलेगा, लेकिन यहां पर एक कायस्थ था। कायस्थ रूलर यहां पर बैठता है गद्दी पर। और ऐसा कहना है भाई कल्हाना की राजतरंगिनी का। ललितादित्य के दो भाई थे, वज्रादित्य और उदयादित्य, जो कि ललितादित्य से पहले कश्मीर के राजा बने थे। इसको ऐसे देखो, सबसे पहले यहां पर कौन आते हैं? दुर्लभ वर्धन। दुर्लभ वर्धन के जो पोते या नाती होते हैं वो है प्रतापादित्य। प्रतापादित्य के तीन बेटों में सबसे पहले आते हैं वज्रादित्य, उसके बाद उदयादित्य और तीसरे आते हैं ललितादित्य। वज्रादित्य जो होते हैं वो सबसे पहले यहां पर गद्दी पर बैठते हैं और कश्मीर के राजा बनते हैं। अब उदयादित्य से कहीं ना कहीं ये चीज देखी नहीं जाती, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि वज्रादित्य गद्दी पर बैठे हैं, तो वो वज्रादित्य का असैसिनेशन करवा देते हैं, उनका मर्डर करवा देते हैं और खुद गद्दी पर बैठ जाते हैं। उदयादित्य कहीं ना कहीं कश्मीर के जो कोर्टियर्स होते हैं ना, करकोटा डायनेस्टी के, उनको पसंद नहीं होते, वो इनको बहुत ज्यादा हेट और डिसलाइक करते हैं। मंत्री लोग क्या करते हैं? उदयादित्य की हत्या करवा देते, यानी कि पहले वज्रादित्य, जिसको मारा उदयादित्य ने, और उदयादित्य को मार दिया उनके खुद के मंत्रियों ने। बचे कौन? ललितादित्य मुक्तपीड़, जो कि एक्सीडेंटली किंग बन जाते हैं कश्मीर के। अब दोस्तों, जब ये राजा बनते हैं तो होता क्या है, इनकी एज होती है 22 साल। वहां इनके मंत्रियों को यह भी रास नहीं आ रहा होता है कि भाई ये तीसरा बेटा भी क्यों बैठ, हम में से कोई एक राजा क्यों नहीं बन जाता। लेकिन यहां दोस्तों ललितादित्य इतने क्लेवर, इतने चालाक, इनको अपने मंत्रियों की बातों की भनक लग जाती है। और होता क्या है, एक एक करके सारे मंत्रियों को मरवाते चले जाते हैं। मतलब कैसे ना कैसे करके सब जो इनके विरोधी होते हैं सबको कहीं चालाकी से, कहीं कुटिलाई से, कहीं ना कहीं खत्म करते चले जाते हैं। और बचते एंड में कौन है? केवल इनके समर्थक, जो इनके सपोर्टर्स हैं, वो केवल एंड में रह जाते हैं। दोस्तों, ये बात 8th सेंचुरी की होती है और उस वक्त इंडिया पर राज होता है गुप्ता एम्पायर का। अब अल्टीमेटली क्या होता है, गुप्ता एम्पायर 8th सेंचुरी में अपने डाउनफॉल की तरफ आ जाता है। और होता क्या है भाई, जब गुप्ता एम्पायर खत्म होता है तो कंट्री जो होता है ना, पूरा सब कॉन्टिनेंट, वहां पर छोटे छोटे राजा, छोटे छोटे रजवाड़े जो होते हैं ना, वो सर उठाने लग जाते हैं और अपनी आंखें दिखाने लग जाते हैं। ये पूरा अनस्टेबल पॉलिटिकल सिनेरियो लॉन्च पैड बन जाता है भाई एम्बिशियस किंग ललितादित्य के लिए, कि भाई वो अपने एम्पायर को अब एक्सपैंड कर सके। इतने में ही क्या होता है भाई, सिंध जो होता है ना, उसको कैप्चर कर लिया जाता है अंडर उमायद कैंपेन्स। और कौन कैप्चर करता है? उसका नाम होता है मोहम्मद मोमीन। वो इसको कैप्चर कर लेता है और ये खबर पहुंच जाती है ललितादित्य मुक्तपीड़ तक। अब होता क्या है भाई, जब सिंध कैप्चर होता है भाई, बहुत ही ज्यादा ब्रूटली यहां पर, मतलब जो चीजें सिंध में वहां पे राजा दाहिर की डेथ के बाद, वहां पे टेरिटरी को ऑक्यूपाई करने के बाद वहां पर लूट मचती है, वहां पे लूट लिया जाता है, औरतों का बलात्कार होता है और बच्चों को गुलाम बना लिया जाता है। जवानों की और भाई बुढ़ों की तो बात ही मत करो। जवान जो कि इस्लाम एक्सेप्ट कर रहे थे भाई, उनको छोड़ दिया, एल्स उनको मार दिया, और बुढ़ों को तो फॉर श्योर मार दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने यहां पर बहुत भयानक आतंक ढाया, मतलब ब्रुटैलिटी के जो लेवल्स होते हैं सारे क्रॉस कर दिए। अपनी इस ब्रुटैलिटी की भाई मार्केटिंग शुरू कर दी, एक पब्लिसिटी स्टंट शुरू कर दिया। किस लिए शुरू कर दिया? ताकि भाई एक वेव ऑफ फियर बन जाए किसके बीच में? इंडियन रूलर्स के बीच में। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। क्यों? क्योंकि ललितादित्य मुक्तपीड़ ने अपनी आर्मी, अपने लोगों को तैयार कर दिया और कहा, तैयार हो जाओ साथियों इस बर्बर दुश्मन का नाश करने के लिए। अल्टीमेटली होता क्या है, ललितादित्य समझ जाता है भाई। क्या समझ जाता है भाई? बोलता सबसे पहले सिंध गया, अगला मुल्तान गया, उसके बाद अगला नंबर किसका? सिंध और मुल्तान के बाद आया कश्मीर, अब मेरा नंबर है। वो समझ जाता है। ललितादित्य की थ्योरी यहां पर सही साबित होती है। अरब्स इन्वेड करते हैं कश्मीर को। यहां पर देखने वाली बात है, ललितादित्य जो कि 22 साल का है, वो डरता नहीं है, वो कन्फ्रंट करता है इस अरब आर्मी को। और होता क्या है, यंग किंग ऑफ कश्मीर वो बहुत ही ब्रूटली, बहुत ही बुरी तरह से, मर्सीलेसली एकदम कुचल कर रख देता है इन अरबी लुटेरों की फौज को। और होता क्या है, उनकी जान बख्श देता है। लेकिन क्या करता है, एक बहुत हैवी वॉर पेनल्टी इनसे वसूलता है।
इतने में ही ललितादित्य को कुछ वक्त शांति का मिलता है, जिसमें वो अपने एम्पायर को रिकवर कर रहा होता है, अपने लॉसेस का हिसाब किताब कर रहा है जो कि वॉर में हो चुके हैं। भाई वॉर जीती है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैन पावर जो होती है, वो मैन जो होते हैं भाई वो मरे नहीं, या मतलब जो चीजें आर्मी की शॉर्टेज नहीं हुई, पैसा ही तो हर चीज का सोल्यूशन नहीं है ना। वो तब तक अपने आप को रिकवर कर रहा होता है। इतने में क्या होता है, इतने में इन्वेजन हो जाता है भाई किसका, टिबेटन बारबेरिक ट्राइब्स का। कहां पर, कश्मीर में। इस मैप में देखो, ये रहा तिब्बत और ये रहा भाई कश्मीर। तो यहां से आने वाली टिबेटन ट्राइब्स सीधा कश्मीर को इन्वेड करती और यहां पे लूट, प्लंडर और न जाने क्या क्या और होता। अब देखो दोस्तों, ललितादित्य का सेल्फ एनालिसिस कितना स्ट्रांग था। वो जानता था भाई देखो मेरी आर्मी इस समय पार्शियली प्रिपेयर्ड है, वीक है। क्यों? क्योंकि अरब्स ने अटैक कर दिया। इस कारण से मैं डायरेक्टली बर्बर दुश्मन से अकेला लड़ नहीं सकता हूं। तो ललितादित्य अकेले में चले जाते हैं, टोटली रेस्टलेस हो जाते हैं। वो अपने मैसेंजर्स भेजते हैं। कहां कहां भेजते हैं भाई, एक तांग डायनेस्टी जो कि चाइना में है, और दूसरा यशोवर्मन जो कि कान्यकुब्ज का किंग है उसके पास। कान्यकुब्ज क्या, आज का कन्नौज। और डिमांड करते हैं मिलिटरी सपोर्ट की अगेंस्ट द कॉमन एनिमी। अब भाई देखने वाली बात यह है, यशोवर्मन जो है ना, उसके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है क्रश करने का टिबेटन ट्राइब्स को, जो कि बारबेरिक ट्राइब्स हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ तांग डायनेस्टी है, उसके पास उस वक्त की सबसे एडवांस मिलिटरी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अब दोस्तों देखने वाली बात है भाई, तांग आर्मी है, उसके पास क्या है, सबसे एडवांस मिलिटरी टेक्नोलॉजी और आर्मी भी है। खैर वहीं पर यशोवर्मन के पास क्या है भाई, एक पावरफुल मिलिट्री है, उसके अलावा क्या है, एक्सपीरियंस है पहले का टिबेटन आर्मी को कुचलने का। अब बारी आती है ललितादित्य की। भाई इनके पास क्या है देख लेते हैं। इनके पास ना तो इस समय आर्मी स्ट्रांग है, ना इस समय इनके पास रिसोर्सेज हैं। अगर इनके पास कुछ है तो वो है भाई इनका करेज। टोटली भाई ये अपने मतलब हिम्मत के दम पर टिके हुए हैं। अब दोस्तों यहां पर देखने वाली बात है, इसको ऐसे समझो, यहां पर 3 लोग हैं, ए, बी और सी। यहां पे 3 लोग आपस में बिजनेस करने जा रहे हैं। अब बिजनेस करने के लिए मान लो ए के पास लैंड है, बी के पास यहां पर कैपिटल है, पर सी यहां पर कह रहा है भैया बस मेरे पास बहुत जुनून है, मेरे पास बहुत हिम्मत है, मैं मेहनत के साथ ये बिजनेस खड़ा कर दूंगा। क्या ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है? जवाब है नहीं। कोई नहीं यहां पर बिजनेस करना चाहेगा सी के साथ। क्यों? क्योंकि भाई ये जो बातें हैं ना, ये बहुत हवाई लगती हैं। लाइक मेरे पास करेज है, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूं, मैं अपनी आर्मी को लीड कर लूंगा, मैं दुश्मन को कुचल दूंगा। टेक्निकली ये सारी बातें बहुत हवाई लगती हैं एक वॉर और बिजनेस में। फैक्ट ये है भाई, वॉर और पॉलिटिक्स से बड़ा दुनिया का कोई बिजनेस नहीं। इंटरेस्टिंगली ये अलायंस बनता है, तीनों लोग यहां पर एग्री करते हैं। और यहां पर लीडर कौन होता है इस आर्मी का? वो होता है ललितादित्य, जो कि अपनी ग्रेट लीडरशिप स्किल्स यहां पर पूरे वॉर में दिखाता है। ललितादित्य की हिम्मत की बदौलत टिबेटन आर्मी बहुत बुरी तरह से क्रश्ड कर दी जाती है, बहुत बुरी तरह से इनको ब्रूटली यहां पे डिसमेंटल कर दिया जाता है, यहां पर इनको मार दिया जाता है। ललितादित्य की लीडरशिप में जो टिबेटन्स का क्रश होता है, उसके कारण ललितादित्य की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाती है। और होता क्या है, उसके खुद के एलाइज हैं, यशोवर्मन हैं और साथ में तांग आर्मी दोनों हैं। तांग डायनेस्टी को यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और तांग डायनेस्टी का स्टैंड क्या होता है, तांग डायनेस्टी अपने सोल्जर्स और अपने वेपन्स ललितादित्य को अच्छी कीमतों पर देने लगते हैं। यानी कि सोल्जर्स कौन हो जाते हैं? ललितादित्य के मर्सिनरीज, और जो इनके आर्मर्स और वेपन्स होते हैं वो ललितादित्य डायरेक्टली खरीद लेते हैं। लेकिन क्या होता है, यशोवर्मन जैसे एलाई ऑफेंड हो जाते हैं और कहीं ना कहीं अपनी राइवलरी ललितादित्य से निकालने का मौका देख रहे होते हैं। पूरे फुल्ली लोडेड होते हैं भाई जेलसी से। इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।